जोहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। अगले आधे घंटे में दिखाएंगे झारखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। रांची दंगे में दंगइयों का पोस्टर जारी, पुलिस ने जारी किया दंगइयों का पोस्टर। राज्यपाल के निर्देश के बाद जारी हुआ पोस्टर। रांची दंगे को लेकर आरजेडी का बयान, अपने ही सरकार के प्रति दी तीखी प्रक्रिया, प्रशासन की कार्यशैली पर उठाया सवाल। ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बुलाई बैठक में जेएमएम भी होंगे शामिल। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गैर बीजेपी दल की होगी बैठक। पाकुड़ में नव संकल्प जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, कांग्रेस भवन में आयोजित हुई कार्यशाला। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम हुए शामिल। और राज्य सरकार के सुस्त रवैये से विधायक नाराज, राज्यपाल से बोकारो विधायक ने की मुलाकात, क्षेत्र की समस्या से राज्यपाल को कराया अवगत। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे लेकर जगह जगह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया है। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे 5 अलग अलग जगहों की तस्वीर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो राजधानी रांची की है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदान किया है। तो वही दूसरी तस्वीर राजधानी रांची की है, जहां साधना प्लस न्यूज झारखंड के स्ट्रीट कोऑर्डिनेटर अभिषेक राजवंशी ने रक्तदान किया है। तो वही तीसरी तस्वीर जो है वो गुमला की है, चौथी तस्वीर बोकारो की है और पांचवी तस्वीर जमशेदपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां रक्तदान शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और रक्तदान को महादान बताया है। आज यहाँ हम लोग रक्तदान शिविर में शामिल होने आए और हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप को प्रोत्साहन किया। लोगों ने भी अपनी रक्तदान दी, ठीक है। और मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी रक्तदान में हिस्सा लें। नेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन भारत एवं डॉक्टर श्रीवास्तव मेमोरियल अस्पताल पेंडवार के तत्वाधान में आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से रक्तदान महादान है और दुनिया में रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। निश्चित रूप से रक्तदान से कई फायदे, एक तो कि शरीर का जो रोग निरोधक क्षमता है वो बढ़ता है और निश्चित रूप से रक्त में जो प्रदूषित तत्व रहते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो प्रतिवर्ष लोगों को अपने स्वस्थ जीवन के लिए और दीर्घायु जीवन के लिए रक्तदान करना चाहिए। और पूरे विश्व में रक्तदान को लेकर, रक्तदाताओं को लेकर जो जागरूकता फैलाई जा रही है उसे सेलिब्रेट करने का दिन है। और आज जमशेदपुर ब्लड बैंक में प्रेस क्लब जमशेदपुर और नम्या स्माइल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं सुबह से रक्तदाताओं की कतार लगी है और ये बहुत शुभ संकेत है। और जमशेदपुर ऐसे भी पूरे भारतवर्ष में नेतृत्व करता है जहाँ तक रक्तदान की बात हो। तो लोग यहाँ बहुत अवेयर हैं ब्लड डोनेशन को लेकर। और आपने देखा कोविड क्राइसिस में कितना प्रासंगिक हो गया था ब्लड डोनेशन, जिसमें जमशेदपुर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। और इस दिन में आज ये संकल्प लेने की हम सबको आवश्यकता है कि कल किसी को भी जरूरत पड़ सकती है खून की, और खून कृत्रिम तरीके से बनाया नहीं जा सकता है। इसको एकमात्र तरीके से एक दूसरे को डोनेट कर करके उसे ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए लोग आगे आए। आज विश्व रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर हमारे उपायुक्त महोदय के द्वारा इनका ये शिविर का उद्घाटन किया गया और वो सबों को आशीर्वाद भी दिए कि हमेशा ऐसा डोनेशन कैंप चलना चाहिए। साथ ही साथ प्रशासन के भी लोग आ रहे हैं, साथ ही साथ हमारे डॉक्टर के मिश्रा DTO, हमारे DSWO मैडम, हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब और हमारे जो डोनर सब है सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सभी ब्लड डोनेट कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि ब्लड बनाया नहीं जा सका है अभी तक। हम लोग कितना भी तरक्की कर ले, कितना भी एडवांस हो जाए, कितने भी हमारे साइंटिस्ट काम कर ले, लेकिन अभी भी हम लोग ब्लड नहीं बना सके हैं। हमें ब्लड लेना पड़ता है। ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा हम लोग लेते हैं ब्लड, फिर उसे हम लोग दूसरे को देते हैं। आज विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में नेशनल फेडरेशन ऑफ वॉलंटरी ब्लड डोनर्स ऑर्गेनाइजेशन भारत के तत्वाधान में
डॉक्टर श्रीवास्तव मेमोरियल हॉस्पिटल के सौजन्य से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए एवं कैंसर के मरीजों के लिए रक्तदान कराया जा रहा है। हमारी संस्था द्वारा सिर्फ ये कोरोना काल में ये 23वां रक्तदान शिविर है और हमारी एक ही मुहिम चल रही है जो भारतीय रक्त नीति है, उसके अनुसार कोई भी ब्लड बैंक ब्लड के बदले रिप्लेसमेंट डोनेशन नहीं मांग सकता है, लेकिन ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हर ब्लड बैंक वाले रिप्लेसमेंट डोनेशन। और राज्य में शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद हुए हिंसा के बाद पुलिस ने ईंट पत्थर बरसाने वाले दबंगइयों का पोस्टर जारी कर दिया है। इस पोस्टर को रांची के सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा रहा है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश के बाद पुलिस ने ये कदम उठाया है। इधर इस पोस्टर लगाने की घटना पर सियासत भी शुरू हो गई है। जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि मैं राज्यपाल की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, पर निजी तौर पर मेरा मानना है कि इस तरह के पोस्टर लगाए जाने से समाज में आपसी दूरियां खाई और भी बढ़ेंगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जबकि बीजेपी ने राज्यपाल के इस निर्देश की सराहना की है। राज्यपाल के सख्ती के बाद पुलिस ने दबंगइयों का पोस्टर जारी किया है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय के भावना को आहत नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अपना मत कि इस तरह के प्रदर्शन से हमको लगता है कि आपसी वैमनस्यता जो है वो और ज्यादा कटु होगी, क्योंकि समाज में इससे एक खाई बनेगा। जो जख्म है वो फिर से हरे होंगे, लोग घटना को भूल नहीं पाएंगे, जो आगे बढ़ने में हमको लगता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। खैर, महामहिम का चूंकि ये आप एडवाइजरी कह सकते हैं और राज्य पुलिस इस पे जो बेहतर समझे वो उसको करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी काम करने से पहले हम लोग को जो सोशल इम्पैक्ट है, जो समरसता का इम्पैक्ट है, उस पे भी हम लोगों को थोड़ा फोकस कर लेना चाहिए। देखिए, ये बहुत ही सीरियस बात है कि गवर्नर ने 3 बार पुलिस के आला अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर समन किया राजभवन में। सामान्य तौर पर ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति जो थी वो इतनी चिंतनीय हो गई थी और जो कानून का इकबाल स्थापित नहीं हो रहा था, उसके चलते महामहिम को यह एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम उठाना पड़ा। और रांची पुलिस पिछले 72 घंटे से भी जो लोग थे जो दंगा में शामिल थे, ऐसे 500 लोगों की तस्वीरें तो हम लोगों ने देखी अलग अलग वीडियो फुटेजेस में, उनकी गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे थे। तब गवर्नर साहब ने कहा कि अब जनता को करने दीजिए, उनकी तस्वीरें लगाइए, जनता आपको इनपुट देगी, तब आप तो गिरफ्तारी करेंगे। तो मुझे लगता है ये राज्य सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है कि अब राजभवन के निर्देश पे उन्हें दंगाइयों को पकड़ने के लिए उनकी तस्वीरों को चौक चौराहे पे लगाना पड़ेगा। नहीं, देखिए, मुझे ये लगता है कि मेन रोड की जो घटना है ये एक अप्रत्याशित घटना हो। स्वाभाविक तौर पे प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ थी और सरकार भी इस घटना को लेकर काफी संजीदा है। इस घटना के तुरंत बाद ही सरकार ने इस घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया। 2 वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी को इस जांच कमेटी में रखा गया और हमें लगता है कि कहीं न कहीं जो एक शहर का अमन चैन बिगाड़ने का जो एक प्रयास किया गया है, ये बिल्कुल दुखद बात है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि इस घटना का राजनीतिकरण। और वक्त तो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना ना भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना।
ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी कार्य समिति सदस्य ने जामताड़ा विधायक पर सवाल उठाया है। आपको बता दें कि 10 जून को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने रांची में नुपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन किया था। इस घटना के बाद रांची सिटी एसपी पर जामताड़ा विधायक ने सवाल खड़ा किया है। प्रशासन ने भी बयान दिया था कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया था। वहीं अब इस मामले में बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य वीरेंद्र मंडल ने जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी पर गंभीर आरोप लगाया है। रांची में जो पिछले दिनों जो घटना घटी है और वहां पर जो पुलिस पर पथराव हुआ है, उस प्रकार से जो उपद्रवियों ने पुलिस को एक तरह से कहिए कि जो है वह एक खास समुदाय के लोग जो है कानून को हाथ में लेकर के जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगे, सिटी एसपी हो और वहां के जो पुलिस प्रशासन है, सबके ऊपर उन लोगों ने एक पीठ पथराव किया है। और ये जो है इसके विरुद्ध जो है वो जो है जो उपद्रवी लोग इस प्रकार से पुलिस प्रशासन पर जो है सिटी एसपी पर जो पथराव किया है, जानलेवा हमला बोला है, उसके विरुद्ध में इरफान अंसारी कोई बयान नहीं देता है। यह जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए लगे थे सिटी एसपी जो है और पुलिस प्रशासन, उसके विरुद्ध में बयान देता है। और राजधानी रांची में 10 तारीख को ही घटना को लेकर राज्य के गठबंधन सरकार की पार्टी आरजेडी ने अपनी ही सरकार के प्रति तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के युवा प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने बताया है कि प्रशासन को पहले से पता रहने के बावजूद उन्होंने पूरी तैयारी के साथ नहीं रही है और सीधे गोलीबारी शुरू कर दी है। पर्याप्त सारे कुछ साधन होते और जिस तरह जुलूस निकला और खुफिया तंत्र उसका सही काम करता, सही रिपोर्ट देता, उसके अनुसार उसको पर्याप्त पुलिस बल रख के वहाँ जुलूस को रोकना था, जुलूस को कंट्रोल करना था। लेकिन पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण जुलूस को कंट्रोल नहीं कर पाए और नहीं तो उनके पास आंसू गैस थे, न रबड़ की बुलेट थी, न पानी के फुहारा थे, जिसके कारण ये सारी घटना घट गई और रांची को बिल्कुल अशांत करने की कोशिश की गई। और पुलिस जिस तरह से गोली चलाई और जिसमें 2 लोगों की मौत हुई। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गैर बीजेपी दलों की बैठक आहूत की है। आपको बता दें कि दिल्ली में 15 जून को बैठक में शामिल होने के लिए विपक्षी दलों के 22 नेताओं और मुख्यमंत्रियों सहित झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखा गया है। लिहाजा इस बैठक में जेएमएम के भी प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। पहले इस बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शामिल होने की सूचना थी, लेकिन अब जेएमएम के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि जेएमएम की तरफ से 2 सदस्य जेएमएम सांसद विजय हांसदा और कैबिनेट मंत्री हफीजुल हसन को अधिकृत किया गया है। गैर भाजपाई दल है, वो सभी दल उस बैठक में रहेंगे और हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। हमारे पार्टी के जो लोकसभा के सदस्य हैं विजय हांसदा जी और राज्य के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री है हफीजुल हसन जी, ये 2 व्यक्ति को अधिकृत किया गया है। वो जाकर उस बैठक की मूल भावना से परिचित होंगे और तत्पश्चात पार्टी में आकर अपनी बात को कहेंगे। उसके बाद जो निर्णय होगा पार्टी के अंदर। और अब बात पाकुड़ की कर लेंगे। पाकुड़ जिला के कांग्रेस भवन में आज नव संकल्प जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने शिरकत की है। साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीण इलाके में विकास के लिए सरकार की योजनाओं को विस्तार से बताया गया है। इस दौरान ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने बताया है कि केंद्र की वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार ने यहां के नौजवानों को बेरोजगारी, मध्यम वर्ग को महंगाई की आग में झोंक दिया है। उसमें मेरे लिए 2 संकल्प लिया गया था कि कांग्रेस की विचारधारा को पुनर्जीवित करना, उधर विचारधारा को पुनर्जीवित करना और लोगों को बीच में जाकर जिला स्तर से लेकर प्रखंड से लेकर गांव से लेकर मोहल्ला सभी लोगों को एकजुट करना। और कांग्रेस ने बीते दिनों में क्या किया यहाँ के लोग, हिंदुस्तान की आजादी के बाद एक
सुई भी लाना बाहर से पड़ता है। लेकिन IT सेल से लेकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर जो आज भी है और उसी पर लोग चलते हैं, चाहे कोई मंत्री हो संतरी हो, सब उसी से चलते हैं। वो कांग्रेस की दान है। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते कुछ और खबरों के साथ। मैं हूं संजीव और मैं हूं दर्शन। शुरू हो रहा है संगीत प्रतिभा का महामंच साधना प्लस न्यूज और टाटा स्काई चैनल 1138 पर। देखना न भूलिए हर शनिवार और रविवार शाम 8:30 बजे। सुर साधना, स्वर साधना, सुर स्वर साधना। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बोकारो विधायक बिरंजू नारायण राज्य सरकार के सुस्त रवैये को देखकर आज राज्य भवन पहुंचकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं से महामहिम को अवगत करवाया है। इसे लेकर बिरंजू नारायण ने बताया है कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर राज्यपाल से मिला। विधायक ने आगे ये भी कहा है कि बोकारो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे करीब 4 लाख आवेदकों का जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, OBC, EWS और आयु प्रमाण पत्र ऑनलाइन झार सेवा पोर्टल में एंट्री नहीं होने के कारण निर्गत नहीं हो पा रहा है। जो झार सेवा पोर्टल है वो 2.5 महीने से डाटा एंट्री का काम उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र बोकारो के लगभग 2.5 लाख लोगों का नहीं हो पा रहा है। 2.5 लाख के आसपास की संख्या होगी। डीसी बोकारो ने एक पत्र लिखा इस संबंध में राज्य सरकार को, लेकिन सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। मुझे लगता है कि झारखंड के विकास से सरकार का कोई मतलब है नहीं। सब जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सरकार विनाश के रास्ते पर चल रही है। तो गवर्नर साहब से मैंने आग्रह किया, गवर्नर साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं मामले को भिजवाकर जल्दी से जल्दी इसे। और स्पीकर कोर्ट में आज प्रदीप यादव बंधु तिर्की के दलबदल मामले में सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि बंधु तिर्की और प्रदीप यादव के ऊपर इस मामले में 3 कंप्लेन किए गए थे। ये तीनों कंप्लेन बीजेपी के महासचिव विनोद शर्मा, काके विधायक समरी लाल और बीजेपी प्रवक्ता सरोज सिंह के द्वारा किया गया था। विधानसभा अध्यक्ष ने तीनों की याचिका को एक साथ सुना। श्री सरोज सिंह के द्वारा फाइल किया हुआ 10वीं अनुसूची वाद संख्या 5 2021 में अपीयर कर रहा था श्री सरोज सिंह की तरफ से। इन्होंने श्री प्रदीप यादव और श्री बंधु तिर्की जी के खिलाफ केस की थी। तो बंधु तिर्की जी के केस में तो अब शायद कोई खास औचित्य उसका रह नहीं गया है। तो इन केसेस में रिजॉइंडर फाइल करना था, शोकॉज के रिजॉइंडर के रूप में एक पिटीशन फाइल करना था। और साहिबगंज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त रामनिवास यादव ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण करने के बाद उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला परिषद की पहली बैठक भी आयोजित की गई। प्राथमिकता तो मेरी ही रहेगी, क्योंकि चुनाव के दौरान जब मैं अपने क्षेत्र में गई तो गांव वालों ने अपनी काफी सारी समस्याएं सुनाई, जैसे पेयजल की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, सड़क की, और फिर किसी का वृद्धा पेंशन, किसी का इंदिरा आवास, वही सब है।
उसमें यही प्राथमिकता रहेगी कि जो उनका अधूरा काम है, जो जिनका नहीं हुआ है, सबको करना है और जो भी सरकारी योजना है धरातल पर लाना है, गांव-गांव तक पहुंचाना है उनको। सर्वप्रथम है हमारे समाज के लिए स्वास्थ्य, दूसरा में है शिक्षा। ये दो चीज हमने चुनाव में भी घोषणा किए थे और अभी भी बोल रहे हैं। चुनाव में हमने घोषणा किए थे कि जितने उपरांत हमने 2 एम्बुलेंस देंगे, जो हमने। और देवघर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें जिला परिषद के अध्यक्ष पद के लिए किरण कुमारी ने 13 वोट लाकर 2 वोट से जिला परिषद के अध्यक्ष पद पर कब्जा जमाया है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए जमीला खातून ने 14 वोट हासिल कर 4 वोट से अपनी जीत दर्ज कर ली है। देवघर के विकास भवन में आज सभी नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य को शपथ दिलाई गई है। अपनी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूँ और मेरे सदस्य जो हैं, टीम है, उन्होंने मुझ पर विश्वास पुनः जताया। इसके लिए पूरे सदस्य को मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। हम लोग चुनाव में इसमें जो जीत के हम लोग आए हैं, हमारे क्षेत्र में जितनी भी सामूहिक रूप से जो भी समस्याएं हैं, पेयजल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उस सब पर हम लोगों की विशेष निगाहें रहेगी और प्राथमिकता संख्या 16 से सबसे पहले सभी जिला परिषद मेंबर को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उसके बाद मैं अपना कार्य जो भी होगा उसको निष्ठा और लगन के साथ करूँगी और जो मुझसे हो सके। और गुमला जिले में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्यों के बीच आज समाहरणालय भवन में जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद हेतु नवनिर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई है। देखिए, दोबारा हमको मौका मिला है और मैं यही अनुभव कर रही हूँ कि जनता मुझे और एक मौका दी है और मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूँगी कि जो अधूरा काम है, जो कोरोना काल के कारण जो काम हम नहीं कर पाए थे, निश्चित। और चाईबासा में जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। आपको बता दें कि लक्ष्मी सुरेन एवं लालमुनि पूर्ति ने जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया था, जिसकी वोटिंग जिला परिषद कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई, जिसमें दोनों प्रत्याशियों को 14-14 मत प्राप्त हुए हैं। इससे वोटिंग बेनतीजा निकली, क्योंकि अध्यक्ष पद पर कोई एक व्यक्ति ही बैठ सकता है। भवन के अंतर्गत हमारा जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। दोनों को 14 मत के बाद टाई हुआ था, जिसके तहत विधि अनुसार हम लोगों ने लॉटरी के माध्यम से एक और पर्ची निकाली है, जिसमें लक्ष्मी सुरेन जी जो है वो अध्यक्ष के पद पे उनका चुनाव किया। आज जो वोटिंग हुआ, उसका बाद दोनों को जो है 14 मत प्राप्त हुए। उसका बाद लॉटरी हुई तो उसमें मेरा नाम आया। सुनीता देवी बोकारो जिला परिषद की अध्यक्ष चुनी गई है, वहीं बबीता देवी उपाध्यक्ष चुनी गई है। नवनिर्वाचित दोनों को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अपने कार्यालय में सभागार में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बोकारो जिला के नंबर 1 रखेंगे और गरीब गुरबा सेवा करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे और जनता को विश्वास को टूटने नहीं देंगे। वो तो क्या बोलेंगे, जो जिसका जैसा रहता, कहीं न कहीं क्या बोलेंगे, इसको चूक हुआ होगा। वो वोट डालने के क्रम में मतलब किसी को मन में मेरे प्रति ये लगा होगा जैसे हम लोग। आज जिला परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी, जिसका एजेंडा था कि सभी माननीय जिला परिषद सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाना, साथ ही साथ जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद पर चुनाव कराना। और सूबे के बिगड़े हालात को देखते हुए बोकारो जिला प्रशासन भी सजग है। इसी कड़ी में बोकारो के पेटरवार थाना परिसर में शांति समिति की बैठक जरीडीह सर्किल इंस्पेक्टर अजय प्रसाद की अध्यक्षता में हुई है। इस दौरान क्षेत्र में अमन शांति बनाए रखने की लोगों से अपील की गई है। जो अशांति फैली है उसी को लेकर के वरीय पदाधिकारी के दिशा निर्देश के आलोक में पेटरवार थाना प्रांगण में थाना प्रभारी के उपस्थिति में एक शांति समिति की बैठक।
और बोकारो के चास मुसफ्फिल थाना क्षेत्र में गलत नियत से एक महिला को कीर्तन मंडली से जबरदस्ती बाहर लाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में पीड़ित महिला ने एक युवक और उनके परिजनों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराया है। एक आवेदन आज आया है फूलमणि देवी का, जिसमें उसने आरोप लगाया है उसके गांव के ही रहने वाले क्या बोलते हैं जगन महतो, उसके माता लक्ष्मी देवी और उसके पिता विकास महतो पर आरोप लगाया है कि उसके साथ हम गए तो सिर्फ चर्चा करने के लिए लोग का घर, तो वहाँ से उठा कर ले आया, हमको घिसरा के कुली में पटक दिया। और चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुलिस ने बोलेरो गाड़ी में लदा बिजली टावर का कटा हुआ लोहा बरामद किया है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं मौके से गाड़ी में सवार लोग फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि चास मुसफ्फिल थाना पुलिस को सूचना मिली कि देर रात थाना क्षेत्र में राहर गोड्डा में बिजली का खंभा को चोर काटने के बाद बोलेरो में लादकर ले जा रहे हैं। पुलिस ने सूचना की सत्यता को जांच करने के लिए मौके पर पहुंची तो मौके से 5-6 बोलेरो को छोड़कर फरार हो गए। आज रात्रि को गुप्त सूचना मिला है कि रहरगोड़ा के पास कुछ लोग लोहा काटकर गाड़ी में लोड कर रहे हैं। सूचना मिला है, इसका सत्यापन के लिए पेट्रोलिंग पार्टी को खबर किया, उनको भेजा। और मेरे साथ जोहार झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार।